ओके दोस्तों, आज का हमारा पॉलिटी में जो सेगमेंट रहने वाला है वो केंद्रीय सूचना आयोग और मानवाधिकार आयोग और सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये बहुत छोटे छोटे आयोग हैं और इनसे डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। और आरएस प्री और ईओआर जैसे एग्ज़ाम में इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो फैक्ट्स कैसे क्या बनते हैं उन सब का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। फर्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसका दर्जा उद्देश्य क्या है? ये एक संवैधानिक या वैधानिक संस्था है। इसका गठन 2005 में हुआ। इसका उद्देश्य अधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता लाना और उनके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना है। भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु इसका गठन किया गया। सीआईसी सूचना देने की व्यवहारिक पद्धति को स्थापित करती है। गठन एवं संरचना, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से एक मुख्य सूचना आयुक्त व 10 सूचना आयुक्त इसके अंतर्गत होते हैं। कुल मिलाकर यह एक बहुसदस्यीय आयोग है। मुख्य सूचना आयुक्त का क्या कार्य है? अधीक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण की शक्ति। मुख्य सूचना आयुक्त का काम तो नियंत्रण की शक्ति है और सूचना आयुक्त का काम मुख्य सूचना आयुक्त को सहायता देने का कार्य करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 3 सदस्यीय समिति सिफारिश, यानी कि इसमें इनकी जो सिफारिश कौन कौन करता है, कौन कौन से मंत्री इसमें शामिल है? एक तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, यानी कि 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा में विपक्ष में मान्यता न होने पर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को इस समिति में शामिल किया जाता है। नियुक्ति योग्यता और शर्तें, इसमें प्रख्यात व्यक्ति की नियुक्ति विधि, विज्ञान प्रौद्योगिकी में अगर सक्षम हो, मतलब मास्टरमाइंड हो, जनसेवा समाज सेवा में काम कर चुका हो, जनसंचार का काम करता हो, शासन प्रशासन ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव हो, प्रबंध क्षेत्र का व्यक्ति हो या पत्रकारिता से संबंधित व्यक्ति इसमें नियुक्ति की योग्यता रखते हैं। सूचना आयुक्त नहीं नियुक्त हो सकते। कौन कौन से नहीं हो सकते? अगर वो संसद सदस्य है तो नियुक्त नहीं होंगे इसमें। राज्य विधानमंडल का सदस्य, राजनीतिक दल से संबंध कोई व्यक्ति, कारोबारी व्यक्ति, पेशेवर व्यक्ति, लाभ पद पर आसीन व्यक्ति, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रशासन में सूचना की जो पारदर्शिता है उसमें अवरोध उत्पन्न इनके द्वारा हो सकता है। इन व्यक्तियों को नियुक्त किसी भी हालत में नहीं किया जाता है सूचना आयुक्त के पद पर। कार्यकाल अवधि 2005 में इसका गठन हुआ था। 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो। 2019 में सूचना का अधिकार कानून में संशोधन करते हुए सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार तय किए जाने का प्रावधान जोड़ा गया है। सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन 2 शर्तें कंप्लीट करनी पड़ेगी सूचना आयुक्त को। एक तो उनको अपने पद से रिक्त होना पड़ेगा और सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष। कुल मिला के अगर मान लो सूचना आयुक्त उसी कुछ कार्यकाल के लिए मुख्य सूचना आयुक्त में नियुक्त हो जाता है तो शेष कार्यकाल के लिए ही वो इस पर कार्य करेगा। और जैसे कि शपथ का है तो शपथ सूचना अधिनियम कानून 2005 के तहत प्रथम अनुसूची के तहत राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेती है। इसके बाद है पदरिक्त। अगर पदरिक्त किस किस कारणों से हो सकता है? राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाए। अब राष्ट्रपति पदरिक्त के कारण जैसे कदाचार, असमर्थता का आरोप हो या फिर उच्चतम न्यायालय की जांच में अगर कदाचार सिद्ध हो जाता हो, दिवालिया नैतिक अधमता के लिए दोषी पाया गया हो, मानसिक या शारीरिक अक्षमता हो, हितों का टकराव हो, राष्ट्रपति सूचना आयुक्तों को सीधे हटा सकते हैं। किसी कंपनी में अगर हिस्सेदारी रखते हो तो भी हटा सकते हैं। अब इसमें सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्य देख लेते हैं। एक तो ये शिकायतों की जांच करने का काम करते हैं, अपीलों की सुनवाई करते हैं, अर्थदंड लगाने की इनको शक्तियाँ हैं। लगभग 250 रुपये अर्थदंड लगाते हैं ना। और शिकायत किस किस आधार पर होती है? जैसे अधिकारी द्वारा आरटीआई में आवेदन करने से इनकार कर दिया गया हो, निश्चित समय पर सूचना न दी गई हो, सूचना देने वाले अधिकारी की नियुक्ति ना की गई हो। अब शक्तियाँ देख लेते हैं सूचना आयोग की। सिविल न्यायालय की समान को शक्तियाँ प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति, साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति, दस्तावेज को प्राप्त करने की शक्ति, गवाहों को बुलाने की शक्ति, किसी न्यायालय या कार्यालय में से कोई भी सार्वजनिक दस्तावेज मांगने की शक्ति, दंड 250 रुपये प्रतिदिन अर्थदंड लगाने की शक्ति। अब सूचना के अधिकार संशोधन कैसे कैसे हुआ है कि 2005 में तो कानून कहता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल, लेकिन 2019 में बोला कि सूचना आयुक्त की अधिसूचना के अनुसार ही कार्यकाल निश्चित किया जाएगा। वेतन मुख्य सूचना आयुक्त को चुनाव आयुक्त के बराबर दिया जाता है और इसमें केंद्र सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करती है। इसमें
पेंशन में कटौती के बाद भुगतान किया जाता है, इसमें पेंशन और वेतन दोनों की कटौती के बाद इसमें भुगतान किया जाता है। ये मेजर डिफरेंस है सूचना आयोग 2005 का कानून और 2019 के कानून के मध्य। हमारा बहुत ही इजी टॉपिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स, तो इसकी देख लेते हैं कि क्यों बनाया गया, भारत में ज़रूरत क्यों पड़ी। मूल अधिकार भी कुछ आपको पता है कि हमारे जीवन, व्यक्तिगत जीवन के लिए आधारभूत भूमिका है जो संविधान में निहित है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्यों बनाया गया? अधिकारों की रक्षा के लिए, मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। फर्स्ट पेरिस ने, मतलब इसकी पहल किसने की थी? सबसे पहले विश्व स्तर पर पेरिस ने 1991 में सैद्धांतिक सहमति इसको दी थी। पुलिस के खिलाफ मानवाधिकारों का उल्लंघन, यानी कि जैसे पुलिस अपनी मनमानी करे, जैसे पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया, गलत तरीके से फंसाया गया, पुलिस हिरासत में रखकर हिंसा या मौत का आरोप लगाया गया, कैदियों को उत्पीड़न का आरोप हो, गैर कानूनी गिरफ्तारी का आरोप हो या फर्जी एनकाउंटर का आरोप हो, तो ऐसे में फिर इनसे रक्षा जनता को कौन दिलाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दर्जा और संगठन, यह कोई संवैधानिक आयोग नहीं है, ये सांविधिक या वैधानिक आयोग है, यानी कि विधि के अनुसार बनाया गया कानून, संविधान के अंदर संशोधन करके बनाया गया कानून आयोग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 1993 बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें 6 मनोनीत सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है। कुछ पदेन सदस्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अब संरचना कैसी है? इसमें 1 अध्यक्ष होता है, मुख्य न्यायमूर्ति या फिर न्यायाधीश पद पर रह चुका व्यक्ति ही अध्यक्ष बनता है, और एक अन्य न्यायाधीश सदस्य भी इसमें शामिल किया जाता है। 3 ऐसे सदस्य लिए जाते हैं जो मानवाधिकारों को ज्ञान रखते हैं, व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, और 1 महिला सदस्य भी इसमें आवश्यक है। तो कुल मिलाकर 6 सदस्य इसमें लिए जाते हैं और 1 अध्यक्ष अलग से, यानी कि 7 सदस्यीय आयोग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? SC कमीशन, ST कमीशन, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग, बाल विकास, और संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विकलांग व्यक्तियों संबंधी मुख्य चीफ कमीशन आयोग। तो ये तो इसमें सदस्य शामिल होते हैं। 6 सदस्य कौन कौन से होते हैं? वो ये वाले होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन का सेगमेंट बन सकता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति एक विशेषाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समिति की रचना, इसमें सिफारिश करने वाली समितियाँ कौन कौन सी है? PM अध्यक्ष, LS सदस्य यानी लोकसभा सदस्य, कैबिनेट गृह मंत्री सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, और राज्यसभा के उपसभापति। क्योंकि बात है मानवाधिकारों की, तो विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। तो इसमें LSP के विपक्ष नेता और RS के दोनों के विपक्ष नेता को लिया जाता है, और राज्यसभा के उपसभापति को भी इसमें शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वतंत्रता, नियुक्ति की पद्धति क्या है इसकी? NHRC के सदस्य और अध्यक्ष एक ऐसी उच्च समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष। पद की सुरक्षा, उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की गई दुर्व्यवहार या क्षमता या आरोप सिद्ध हो जाता है या हटाने की सिफारिश भी की जा सकती है। नियुक्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष सदस्य पद मुक्त होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद पर कार्य नहीं करते हैं। वित्तीय सुरक्षा, आयोग अपने व्यय के लिए स्वतंत्र बनाया गया है। मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ और कार्य, उल्लंघन की जांच करना, शिकायतों की जांच करना। आयोग न्यायालय मानवाधिकार से संबंधित मामलों में न्यायालय की सहमति से हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि न्यायालय में वैसे तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन न्यायालय के से संबंधित न्यायालय की अगर सहमति हो तो हस्तक्षेप कर सकता है। जेलों का निरीक्षण कर सकता है, मानवाधिकारों पर शोध कर सकता है। देखो, जेलों का निरीक्षण, मानवाधिकारों का शोध और जागरूकता का प्रयास। गैर कानूनी संगठनों अर्थात NGOs को मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है। 1908 संहिता प्रक्रिया, केंद्रीय सूचना आयोग का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। अब आयोग की शिकायतों से संबंधित विधि, भाषा हिंदी, इंग्लिश या 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा शामिल है उन सब में शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है। मतलब भाषा का कोई इतना खास दुविधा नहीं होती है, आप जिस भाषा में सहज है उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। शुल्क नहीं लिया जाता, हलफनामा दिया जाता है। ऑनलाइन भी आप कर सकते हो शिकायत दर्ज, लेकिन इसमें 1 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए शिकायत। न्यायाधीन मामले में तो नहीं रहनी चाहिए, और गुमनाम शिकायतें नहीं होनी चाहिए, नौकरी से संबंधित शिकायतें नहीं होनी चाहिए, अष्टप्रसारी शिकायतें नहीं होनी चाहिए, अधिकारिता क्षेत्र से बाहर की शिकायतें नहीं होनी चाहिए। अब मूल्यांकन, यह एक कमज़ोर आयोग है। इसमें जांच का अधिकार रखता है लेकिन कार्रवाई का अधिकार नहीं रखता। सिफारिश बाध्यकारी भी नहीं है, बस ओनली परामर्शी संस्था बनकर रह गई है। पद महीनों तक रिक्त रहता है। अध्यक्ष का चयनात्मक सक्रियता के आरोप हैं इस पर। अब आयोग में 2019 से संशोधन हुआ था, उससे पहले का क्या सीन था और 2019 से संशोधन के बाद क्या सीन रहा।
पहले 2 सदस्य थे, फिर बाद में 2 सदस्य के साथ एक महिला सदस्य का भी अनिवार्य रूप से जोड़ा गया। पहले कार्यकाल 5 वर्ष था, बाद में 3 वर्ष किया गया। अध्यक्ष केवल भारत के पूर्व CJI बन सकते थे, लेकिन 2019 संशोधन के बाद अध्यक्ष मुख्य न्यायमूर्ति या कोई भी पूर्व न्यायाधीश बन सकता है। इसमें जो शामिल संस्थाएं वो हैं NC/SC, NC/ST, CW और चाइल्ड OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष ही पदेन सदस्य बनते थे। लेकिन अब संशोधन के बाद NCBC, NCPCR और मुख्य आयुक्त विकलांग व्यक्तियों के भी पदेन सदस्य होंगे, इनको भी शामिल किया गया है। यानी कि पहले 4 ही सदस्य हुआ करते थे, अब 6 को शामिल कर लिया गया है। ये आज का हमारा लास्ट छोटा सा स्वीट सा एक पेज का हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन बनता है, जिसमें से ये क्वेश्चन तो RS प्री में बन भी चुका है। 1964 संतानम समिति की सिफारिश पर फर्स्ट CBC आयुक्त चित्तूर श्रीनिवास बने थे। 1993 में बोरा समिति ने CBI को CBSE के अधीन रहने का सुझाव दिया था। 1998 विनीत नारायण वाद में CBC को सांविधिक दर्जे की सिफारिश की गई थी। इसका गठन 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अधीन CBC का वैधानिक संस्था के रूप में गठन किया गया था। CBC स्वतंत्र है क्योंकि केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं आती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, सिफारिश कौन करता है? PM, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्षी नेता। याद रखना, मानवाधिकारों में हमने 5 लोगों को देखा है, जबकि इसमें हमने 3, और जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग आया था, उसमें भी हमने 3 ही देखे थे। CBC की संरचना बहुसदस्यीय 1+2 यानी 3 सदस्य होते हैं। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, 2 सतर्कता आयुक्त, यानी कि एक मुख्य और 2 सदस्य। सतर्कता आयुक्त का चयन अखिल भारतीय सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी में से कोई हो सकता है, केंद्रीय सेवाओं के कोई अधिकारी हो सकता है, सतर्कता नीति निर्माण करने वाला कोई अधिकारी हो सकता है, प्रशासन का व्यवहारिक ज्ञान अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है। पुनर्नियुक्ति में संभव नहीं है। सतर्कता आयुक्त को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया जा सकता है। शपथ, राष्ट्रपति संविधान में मर्यादाएं बनाए रखने की शपथ दिलाई जाती है। पद त्याग के लिए इस्तीफा किसको? राष्ट्रपति को दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद पद त्याग जा सकता है। बिना जांच के भी राष्ट्रपति को ये पद अपना त्याग के इस्तीफा दे सकता है। राष्ट्रपति शक्ति दिवालिया होने पर, नैतिक दुराचार, दोषी पाए जाना, सतर्कता आयोग से बाहर लाभ का कोई कार्य करना, शारीरिक या मानसिक दुर्बलता, हितों का टकराव होना। वेतन UPSC के समान ही इसमें वेतन दिए जाते हैं। शक्तियाँ, भ्रष्टाचार जांच करना, CBI द्वारा जांच निगरानी शक्ति, CBI पर निगरानी और नियंत्रण की शक्ति, निदेशक की नियुक्ति और प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति, सतर्कता प्रशासन की देखरेख की शक्ति। अब देखिए, जो सूचना आयोग होती है, सतर्कता आयोग होती है, सिमिलरिटी रखती है किससे? लोकपाल से। अब इसमें तो सजा का प्रावधान होता है, लेकिन CBC सजा देने वाली संस्था नहीं है। लोकपाल में राजनीतिक क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्तियाँ जैसे PM तक भी शामिल है, उनमें भी भ्रष्टाचार की जांच करता है। इसमें ग्रुप B, C, D के अधिकारी आते हैं। विरोधी एजेंसी समान भूमिका निभाती है और नियुक्ति से परामर्श शक्ति नहीं ले सकते। नियुक्ति में कोई परामर्श शक्ति नहीं देती और NGO भ्रष्टाचार की सुनवाई करती है। CBC इसके विपरीत है। इसमें उच्चतर के प्रशासनिक भ्रष्टाचार यानी ग्रुप A के अधिकारी इसमें आते हैं। ग्रुप A के बोले तो विरोधी और जांच एजेंसी दोनों का काम भी करती है। मतलब जो विरोधी एजेंसी के रूप में भी काम करती है और जांच भी करती है। परामर्श नियुक्ति में परामर्श देती है और NGO इसमें शामिल नहीं आते। यहाँ हमने आज 3 टॉपिक की ही, छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा मतलब इसमें अपने को ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्चुअल और आप वैसे भी कॉन्सेप्चुअल भी इसको बहुत इजीली वे में समझ चुके होंगे। तो हम इन 3 टॉपिक को आज क्लियर कर लिए हैं, और अगर आप कुछ भी जैसे समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि कहाँ कौन सा टॉपिक। मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा आज जल्दी जाना पड़ेगा डॉक्टर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप क्लास में बने रहें। थैंक यू।